आज हम लोग इस सेमिनार में हिंदी भाषा की रणनीतियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा का परिचय, हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी भाषा के प्रकार, भाषा शिक्षण क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों, हिंदी भाषा के सिद्धांत तथा हिंदी भाषा के उद्देश्य के बारे में समझेंगे। तो हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी आर्य भाषा की भाषा है और यह संस्कृत के प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि सोपानों से होती हुई भारत की संपूर्ण भाषा बन गई, अर्थात संपूर्ण भारत की भाषा बन गई है। हिंदी भाषा का विकास अंततः राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राज्य भाषा के रूप में हो रहा है। तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने में कई भाषाओं को सम्मिलित की है, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, तुर्की। जैसे अंग्रेजी भाषा से कुछ शब्द, जैसे उदाहरण के तौर पर कॉलेज, डॉक्टर, उसी तरह संस्कृत भाषा के कुछ उदाहरण जैसे अग्नि, आम्र, दिवस। उसी तरह तुर्की भाषा के कुछ शब्द जैसे कैंची, चाकू। तो इस तरह देखा जाए तो हिंदी भाषा कई भाषाओं के सम्मिश्रण से बना है। अब आगे हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का महत्व। तो हमारे जीवन में हिंदी भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? तो मनुष्य के जीवन में हिंदी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भाषा के बिना हम दैनिक कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, यह नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हिंदी भाषा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। आज की दुनिया में देखा जाए तो इंटरनेट की दुनिया, तो यदि हिंदी भाषा को इंटरनेट से जोड़ा जाए तो इसे संपूर्ण भारतीय आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। इसके अलावे हमारे कैरियर क्षेत्र में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक भाषा शिक्षक बन सकते हैं, एक अच्छे अनुवादक बन सकते हैं, लिपिक पद पर कार्यरत हो सकते हैं, एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम या उस क्षेत्र में भी हम अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे भाषा के प्रकार। तो भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक भाषा क्या है? तो मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर दूसरों तक अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे भाषण के जरिए। दूसरा है लिखित भाषा। तो मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे पत्र के माध्यम से,
या फिर समाचार पत्र के माध्यम से। और एक भाषा का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा। तो इस भाषा का माध्यम संकेत या इशारे के जरिए किया जाता है। जैसे आप सबों ने देखा ही होगा कि ट्रैफिक पुलिस यानी कि चौराहे पर जो पुलिस तैनात होते हैं, खड़े होते हैं, उनके इशारे से व्यक्ति या तो रुकते हैं या फिर जाते हैं। और कभी कभी कक्षा में बच्चे भी या हम आम मनुष्य भी इशारों के माध्यम से बात करते हैं। तो ये था सांकेतिक भाषा। भाषा शिक्षण क्या है? तो भाषा शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक बालकों को किस प्रकार से पढ़ाना या लिखाना सिखाता है कि वे भाषा का प्रयोग कर सके और भाषा को अच्छी तरह से समझ सके। तो भाषा शिक्षण की कई विधियां हैं और एक शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय या पाठ को पढ़ाते समय कई विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे पहला है अनुकरण विधि। तो इस विधि के द्वारा शिक्षक सबसे पहले पाठ का वाचन करती है, उसके बाद किसी एक बालक को उठाकर उस पाठ का अनुकरण वाचन करवाती है। तो इससे वह अच्छी तरह से बोलना, पढ़ना और शब्दों को उच्चारण करना सीखता है। तो इस विधि के अंतर्गत और भी प्रकार हैं, जैसे लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। तो लेखन अनुकरण, इसमें शिक्षक बालकों को अक्षरों का ज्ञान कराते हैं और सुंदर रूप से लिखने के लिए कहते हैं। और स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत शिक्षक श्यामपट्ट पर शब्दों को लिखते हैं या वर्णों को लिखते हैं और फिर बच्चे उसका अनुकरण कर अपनी नोट कॉपी में शब्दों तथा वर्णों को लिखने के लिए सीखते हैं और इसे सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से लिखते हैं। अगला है उच्चारण अनुकरण। तो इसमें शिक्षक बोल बोल कर बच्चों को अभ्यास करवाते हैं और बच्चे उसका अनुकरण कर अच्छी तरह से शब्दों का उच्चारण करना सीखते हैं। तीसरा है रचना अनुकरण। तो रचना अनुकरण के द्वारा शिक्षक उन्हें कुछ कविता या स्लोगन या कोई लेख लिखने के लिए देते हैं या किसी विषय पर एक अनुच्छेद लिखने को कहते हैं, जैसे गाय या फिर दिवाली। तो इससे बालकों में रचना शैली का विकास होता है। दूसरा है प्रत्यक्ष विधि। तो इस विधि के द्वारा शिक्षक पाठ को पढ़ाते समय उस पाठ से संबंधित यदि कोई वस्तु या फिर कोई चित्र आते हैं तो उस वस्तु या चित्र को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर उस पाठ को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे अच्छी तरह समझ सके और उनमें रुचि पैदा हो सके।
और इससे उनका मौखिक अभ्यास की कुशलता बढ़ जाती है। तीसरा है व्याख्यान विधि। तो इस विधि के द्वारा शिक्षक किसी पाठ को व्याख्या के माध्यम से पाठ को समझाने की कोशिश करती है ताकि उस पाठ को अच्छी तरह से समझ सके। और यह विधि बहुत आसान है और जैसे हम लोग जानते हैं कि सिलेबस कम समय में पूरा करना है, तो सिलेबस को देखते हुए हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। चौथा है शब्दार्थ विधि। तो इस विधि के द्वारा शिक्षक पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ बतलाते हैं और उन्हें लिखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जैसे उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते नाहिन मन अनुरागी। तो ये जो दो पंक्तियां हैं, तो इसमें अति का अर्थ है बहुत या अत्यधिक, बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली, अपरस का अर्थ है निराशा या अछूता, अनुरागी का अर्थ है प्रेम। तो इसका आशय यह है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से दूर हो, अर्थात अछूते हो। तो इस तरह से शब्दार्थ या अर्थ बताते जाएं तो बच्चों में रुचि जागृत होती है और इसे पाठ को समझना आसान हो जाता है। इकाई विधि। इकाई विधि के द्वारा एक शिक्षक पाठ को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझना आसान हो। और इसके अंतर्गत जैसे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन और विषय वस्तु का विभाजन। तो विषय वस्तु का विभाजन क्या है? तो सबसे पहले सिलेबस के आधार पर या जैसे यूनिट 1 का सिलेबस के आधार पर उस अध्याय को बांट दिया जाता है और बांटने के बाद छोटे छोटे इकाइयों में या खंडों में बांटकर उस पाठ को समझाया जाता है। तो इससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। प्रस्तावना जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित नवीन ज्ञान देना चाहिए ताकि पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुई है उसको अच्छी तरह से समझ सके और याद कर सके। तीसरा है प्रस्तुतिकरण। तो जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसकी प्रस्तुति किस प्रकार हो, तो हमें ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझ सके और उस पाठ को अच्छी तरह याद कर सके। मौखिक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है, लेखन अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। अब मूल्यांकन। तो जब हम एक पाठ पढ़ाते हैं उसके बाद उसके मूल्यांकन के लिए बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए या फिर कभी कभी श्रुति लेख करवाना चाहिए। और यदि वे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं या श्रुति लेख जो दिए हैं उसको अच्छी तरह लिख पाए हैं, तो इसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे कितने समझे हैं या फिर नहीं। अगला है व्याकरण विधि।
तो व्याकरण विधि के द्वारा बच्चों को व्याकरण से संबंधित ज्ञान दिया जाता है, जैसे ध्वनि, वर्तनियों की अशुद्धियां, विराम चिन्हों का प्रयोग को स्पष्ट किया जाता है या फिर कारक चिन्हों का प्रयोग बताया जाता है। तो सबसे पहले ध्वनि ज्ञान बच्चों को बताया जाता है, जैसे व, ब, ड, अड़। उसी प्रकार शुद्ध वर्तनी जैसे औजार, इसका शुद्ध रूप है औजार। उसी प्रकार गृहस्थ, तो इसका शुद्ध रूप है गृहस्थ। उसी प्रकार वायु, इसका शुद्ध रूप है वायु। तो इस तरह से हम शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराते हैं और शुद्ध उच्चारण सिखलाते हैं। उसी प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो खासकर योजक चिन्ह का प्रयोग विलोम शब्दों के बीच में या फिर एक ही शब्द जब बार बार आते हैं तो उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह, उसी प्रकार भाई बहन, दिन रात, उसी प्रकार धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, बार बार। अब अल्प विराम या पूर्ण विराम का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो जब हम एक वाक्य समाप्त करते हैं उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, पूर्ण विराम। उसी प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वाक्य है, लेकिन यदि हम पूर्ण विराम या अल्प विराम अलग स्थान पर देते हैं तो फिर अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे रुको, कोमा, मत जाने दो, पूर्ण विराम। रुको मत, कोमा, जाने दो, पूर्ण विराम। तो इस वाक्य में, पहले वाक्य में हम देखें कि रुको के बाद कोमा डालो और दूसरे वाक्य में रुको मत, तो अर्थ अलग अलग हो रहा है। एक में है कि उन्हें रोकना है और दूसरे में नहीं रोकना है, तो इस तरह से अर्थ अलग आ रहे हैं। उसी प्रकार कारक चिन्ह, जैसे देखा जाए तो से का प्रयोग एक करण कारक में भी होता है और एक अपदान कारक में। तो किस प्रकार अंतर स्पष्ट हो सकता है, तो करण कारक साथ होने के अर्थ में होता है और एक से का अर्थ अपदान कारक का जो अलग होने के अर्थ में होती है। जैसे मोहन गेंद से खेलता है, तो वह गेंद के साथ खेलने का काम कर रहा है। लेकिन जो दूसरे वाक्य है उसमें मोहन के हाथ से पेन गिर गया, तो वह जो पेन है वो एक बार है साथ में, लेकिन दूसरे वाक्य में है वो पेन नीचे गिर गया। तो ऐसे हम जान रहे हैं कि एक साथ होने का भाव है और एक अलग। तो करण कारक में से साथ होने का और अपदान कारक का से अलग होने की क्रिया। उसी तरह सरल उदाहरण है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप सभी देखे ही होंगे कि पेड़ से पत्ते अलग हो जाते हैं, तो उस वक्त अलग होने की क्रिया है। आगे है आगमन विधि। तो आगमन विधि में शिक्षक किस प्रकार कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो हमें जब कक्षा में प्रवेश करना है
वक्त बहुत गुस्से से प्रवेश नहीं करना है, थोड़ा खुश होना है, ताकि पाठ का आरंभ हम अच्छी तरह से कर सकें। और यदि गुस्से में हैं तो कक्षा में जो बालक हैं उनका ध्यान यही रहता है कि आज मिस गुस्से में है, तो ऐसा सोच के कारण वे पाठ पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें आगमन विधि में किस प्रकार प्रवेश करना है, इसको ध्यान देना चाहिए।